Good morning, student. Today I am going to teach you class 10th subject Social Study Geography chapter 4. It means agriculture part 4, in which we are going to explain the topic sugarcane, horticulture, rubber, technological and institutional reforming. Student, in my previous class I already explained you about beverage craft and about fiber crafts, and here I am going to explain sugarcane, horticulture and rubber. In this video, student, I am going to explain that the largest producer, sugarcane is the largest producer of sugarcane in India, the largest producer of sugarcane in India after the Brazil. It means बच्चों, स्टूडेंट, जो सुगरकेन है ये पूरे वर्ल्ड में देखें तो पूरे वर्ल्ड का इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद। यह ब्राजील के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और यह क्या है, एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्र में भी बोया जाता है और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में भी ये इसको बोया जाता है, क्लाइमेट में बोया जाता है। और इसके लिए एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, जैसा कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इट मीन्स इसमें 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। और जो एनुअल रेनफॉल है, जो एनुअल रेनफॉल है वो 75 से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तो जहाँ एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर तक है वहाँ तो इसको रेनफॉल पर ही डिपेंड है कि हो जाता है, लेकिन जहाँ एनुअल रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर नहीं हो पाता, उन क्षेत्रों में जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ कुछ इरिगेशन का साधन डेवलप करके और इरिगेशन के माध्यम से भी जहाँ लो रेनफॉल एरिया है वहाँ सुगरकेन को उगाया जाता है। इसके बाद इसमें भी जो है मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, चाहे उसको क्रॉप को जो है सोविंग करना हो या हार्वेस्टिंग करना हो, सभी पॉइंट्स पर जो है बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। सोविंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक जो है इसमें मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसे मुख्य रूप से जागरी और खड़सारी के लिए जो है बोया जाता है। और आप लोगों को बता दें, इससे सुगरकेन से जो है शुगर भी बनता है और ये शुगर के लिए जो है रॉ मटेरियल है, शुगर के लिए रॉ मटेरियल है। तो यह यूपी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, पंजाब, हरियाणा। अब लीडिंग में देखें तो गुजरात भी अब जो है प्रोडक्शन करने लगा है, क्योंकि क्या है कि पहले यूपी में क्या था कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह इसे जो है होता था और कॉपरेशन होता था गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो है उनके फार्मर्स के द्वारा। हाँ, तो ये एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ये एक तरीके का कोऑपरेटिव इंडस्ट्री हुआ करता था, जो कि अब गुजरात के क्षेत्र में होने लगा है। गुजरात से शुगर का जो मिल है वो जो है शुगर रॉ मटेरियल के रूप में उनके अपने किसानों से लेता है और शुगर का प्रोडक्शन करके बेचता है। जो उसका प्रॉफिट है उसको उस शेयर के अकॉर्डिंग जो है उसको रॉ मटेरियल का जो है वो पैसा उसको प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हार्टिकल्चर की बात करते हैं। तो हार्टिकल्चर मुख्य रूप से जो है स्टूडेंट जो वेजिटेबल और फ्रूट्स को उगाते हैं, तो इस तरह का जो फसल उगाया जाता है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाए जाते हैं उसी को जो है हार्टिकल्चर कहा जाता है, हार्टिकल्चर कहा जाता है। और ये हार्टिकल्चर देखिए तो पूरे वर्ल्ड का जो है 30%, वर्ल्ड में जो भी 13% जो है वो इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वेजिटेबल या फ्रूट। और ये पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया हार्टिकल्चर का, जिसमें मैंगो, गुआवा, बनाना, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, कैबेज, पी, कालीफ्लावर इत्यादि उगाए जाते हैं। जिसमें अगर हम देखें तो जो पोटैटो है पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन है प्रोडक्शन का भारत में। उसी तरह हम देखें तो टोमेटो का, ओनियन का, कैबेज का, इनका 2nd पोजीशन है वर्ल्ड में। इंडिया का ये प्रोडक्शन ये 2nd पोजीशन है।
पी का, कालीफ्लावर का फर्स्ट पोजीशन है प्रोडक्शन में इंडिया का। तो इस तरह जो है हॉर्टिकल्चर में भी एक लीडिंग रोल है इंडिया का। इसके बाद देखते हैं तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है, यूपी में उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल और केरला में भी जो है हॉर्टिकल्चर अच्छी तरीके से किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं रबर। तो स्टूडेंट, ये रबर जो है एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल एरिया में ज़्यादा प्राप्त होता है। और जो रबर है वो एक जो है रबर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है और इसके पेड़ से टेलेक्स निकाला जाता है, उसी टेलेक्स से जो है रबर बनाया जाता है, टेलेक्स से ही रबर बनाया जाता है। तो इस ऐसे एरिया में ये उगाया जाता है जहाँ टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से एबव हो, 25 डिग्री सेल्सियस से एबव टेम्परेचर होता है। वहीं इक्वेटोरियल टाइप का जो क्लाइमेट होता है उसमें से ही जो है रबर उगाया जाता है, उसके टेलेक्स से जो है रबर बनाया जाता है, जो कि किसी भी रबर इंडस्ट्री के लिए क्या है वो रॉ मटेरियल का काम करता है। और यहाँ जो है एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से के आसपास होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। तो इक्वेटोरियल है तो जैसा कि साउदर्न पार्ट से रिलेटेड है इंडिया की, तो तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, इसके अलावा गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ये इसके जो है प्रोडक्शन एरिया है जहाँ इसको प्रोडक्शन इसका किया जाता है। इतना तो हो गया अलग अलग क्रॉप्स स्टूडेंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया था। इस वीडियो में भी हमने आपको जो बचा हुआ था उनके जो है प्रोडक्शन को के बारे में, उनके क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब बारी आती है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मिंग। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 70% जनसंख्या जो है वो खेती पर डिपेंड है, 70% जनसंख्या जो है वो खेती पर डिपेंड है। तो इस तरह हम देखें अगर, तो 1947 के बाद जैसे जैसे अपना देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद अपने पास किसी तरीके का कोई टेक्निक नहीं था एग्रीकल्चर करने का। लोग क्या करते थे, किसी भी एक विशेष लैंड पर जो है एग्रीकल्चर करते थे और इसके बाद एग्रीकल्चर करने के बाद उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती थी, फिर भी उसी पर करते थे एग्रीकल्चर और उनका प्रोडक्शन रेट बहुत कम होता था। तो फर्टिलिटी लॉस हो जाती थी तो उनको फर्टिलिटी मेंटेन करने का कोई व्यू मालूम नहीं था और जो है परंपरागत तरीके से जीवन निर्वाह के लिए जो है खेती करते थे, जो उनको खाने के लिए आवश्यकता होती थी वहीं खेती करते थे। अन्यथा जो है किसी तरीके का टेक्निकल एग्रीकल्चर नहीं किया जाता था और नहीं किसी तरह का कोई सपोर्ट हुआ करता था। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करता चला जा रहा था, भारत का जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी, तो भारत के लिए सबसे बड़ा इशू हो गया कि अगर इसी तरह की जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में जो है भरण पोषण के लिए पूरी तरीके से वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा जितनी की आवश्यकता जो है अपने देश को है। तो इस तरह जो है अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाने लगे। तो इसमें क्या था कि पहले क्या था कि जो छोटे छोटे खेत थे किसानों के वो बिखरे हुए थे, तो उनको क्या है कलेक्टिवेशन और कंसोलिडेशन का जो है लैंड होल्डिंग जो है कलेक्टिवेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसका मतलब ये था कि जैसे छोटे छोटे खेत बिखरे हुए हैं किसान के, तो एक किसान का 4 जगह छोटा छोटा खेत है बिखरा हुआ है, वहां उसके लिए वो अपना इरिगेशन का साधन डेवलप नहीं कर सकता क्योंकि उसका 4 जगह है, 4 जगह उसका खेत टुकड़ों में बटा हुआ है। इसी तरह अगर वो किसी तरीके का बड़ा हार्वेस्टर या कह लो कि ट्रैक्टर से अगर वो उसे जुतवाने के लिए भी कार्य करता तो जुताई नहीं करवा सकता था क्योंकि उसके लिए एक बड़े लैंड होल्डिंग की आवश्यकता थी, लेकिन उसका खेत छोटा था। तो वहाँ ये रिक्वायरमेंट समझ में आया कि अगर उसमें जो है कंसोलिडेशन का जो है कार्य किया जाए तो ये जो है बेटर होगा उनके लिए। तो इस तरह से जो है उनके जो बिखरे हुए खेत थे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े, उनको कलेक्ट करके एक बड़ा टुकड़ा बना दिया गया और उस पर वो अच्छी तरीके से खेती अपना करने लगे। तो ये कंसोलिडेशन का वर्क किया गया, कलेक्टिवेशन का किया गया। इसके बाद जमींदारी सिस्टम था। क्या था कि एक भारत का एक हिस्सा ऐसा था जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन या बहुत ज़्यादा खेत हुआ करते थे और एक ऐसा खेतिहर होता था किसान जिसके पास जो है कोई जमीन नहीं था, वो दूसरों के खेतों पर जाकर के काम करके अपनी जीविका चलाता था। तो ऐसे सिस्टम को एबॉलिश किया गया।
जिसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम एबॉलिश करके सबको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि सब लोग जो है इस पर खेती का कार्य कर सकें। तो इस तरह से जो है एबॉलिशन किया गया जमींदारी सिस्टम का। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। 1970 और 60-70 के पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि एक भारत के कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है कंसेप्ट दिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन से धीरे धीरे क्या है, लोग जानने लगे, अवेयर होने लगे कि किस तरह अपने खेत की फर्टिलिटी मेंटेन की जाती है, किस तरह अपने खेत में जो है केमिकल फर्टिलाइजर या जो है मैन्योर का यूज किया जाता है जिससे कि उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रखा जाए और एक खेत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। HYV सीड का लाना जो है, और इसके अलावा जो है फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज कराना, ये जो है एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू भारत में जो है इंट्रोडक्शन कराया, जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा और सभी क्षेत्रों में जो है जो प्रोडक्शन रेट था वो बढ़ गया। इसी तरह जो है उन्हीं के जो है प्रेरणा से व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करने लगा तो ग्रेनरी के साथ साथ जो है मिल्क प्रोडक्शन पर भी फोकस किया गया और व्हाइट रेवोल्यूशन जो आया 60-70 के पीरियड में वो भी आया, जिसमें कि जो अलग अलग कई प्रकार के जो पशु थे, पशुओं को पाल करके उनसे दूध का जो है प्रोडक्शन किया जाने लगा और मिल्क प्रोडक्ट के रूप में जो है मार्केट में बेचा जाने लगा। इसके बाद की बात आती है तो गवर्नमेंट ने कुछ और भी प्लान लाए और गवर्नमेंट प्लान के तहत जो है जो मॉडर्न टेक्निक है उनका प्रोवाइड करा के, मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड करा के ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान थे उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है वो प्रयत्न होने लगा। तो उसमें जो है प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस लाया गया। क्या था कि किसान कभी कभी अपने खेतों में जो है फसल बोते थे, उनके फसल अच्छे होते थे, उनको अच्छा होप होता था कि इस बार जो है फसल अच्छा जाएगा, तो किसी न किसी तरीके से जो वो फार्मल इनफार्मल सेक्टर से उनका जो भी एक तरीके से क्रेडिट होता था उसको लेकर के वो जो है खेती का कार्य करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, फ्लड आ जाने से, ड्रॉट हो जाने से, किसी भी तरीके का एपिडेमिक, किसी भी तरीके का जो है इस तरह का समस्या हो जाता था तो डिजास्टर के कारण जो किसी तरीके का समस्या हो जाता था तो उनका क्रॉप जो है पूरी तरह से लॉस हो जाता था उनका। तो गवर्नमेंट ने जो है क्रॉप इंश्योरेंस लाया कि क्रॉप का इंश्योरेंस करा देने से अगर उनका प्रोडक्शन पर किसी तरीके का प्रभाव पड़ता है तो उसका जो है क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट करेगा। इसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक जो है, जैसा मैंने बताया कि फार्मल इनफार्मल सेक्टर से लोन लिया करते थे, क्रेडिट लिया करते, तो फार्मल इनफार्मल सेक्टर से जो क्रेडिट लिया करते थे, इनफार्मल सेक्टर जो था वो कहीं न कहीं जो किसान थे उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने पर वो जो है क्षतिपूर्ति नहीं कर पाते थे, क्रॉप किसी तरीके का फेलियर होता था तो बर्डन बढ़ जाता था। तो गवर्नमेंट जो है ग्रामीण बैंक को इस्टेब्लिश किया और कोऑपरेटिव बैंक को इस्टेब्लिश किया। कोऑपरेटिव बैंक क्या करता था कि किसानों को जो है क्रेडिट देता था अपने फसल को बोने के लिए, और क्रेडिट देता था और तब तक उस पर कोई जो है कह लीजिए कि इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता था कि जब तक उसका जो है फसल न उग जाए। तो फसल के उगने तक उसको क्रेडिट दिया जाता था, जैसे ही उसकी फसल उग जाती थी वो मार्केट में उसको बेच करके अपने कर्ज को जो है कोऑपरेटिव बैंक या ग्रामीण बैंक में अदा कर देता था, जो कि एक चीपर रेट में उसे जो है क्रेडिट प्रोवाइड करता था, कराया जाता है, अभी भी कराया जाता है। इस तरह जो है इसके बाद जो है किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, जैसा जिसका लैंड होल्डिंग है, किसान अगर उस एबल का है तो उसे 6 महीने के लिए खेती करने के लिए जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, चीपेस्ट रेट पर दिया जाता है, जिससे कि वो जो है अपना खेती करके जो भी प्रोडक्शन होता है तो उसको फिर जो है गवर्नमेंट को फिल करके फिर से क्रेडिट को जो है वो ले सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। इसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाया गया। इसमें भी उसी तरीके का है जो क्रॉप इंश्योरेंस की तरह, कि किसी भी तरीके का जो कृषक है उस पर किसी तरीके का बर्डन के कारण उसका जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसकी फसल के कारण किसी तरीके का समस्या उसके साथ हो जाता है तो उसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ा गया।
इसके बाद जो है सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन के साधन को डेवलप किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया गया, क्योंकि इरिगेशन का साधन न होने से कभी कभी क्या है, जो फसल उगाने के लिए रेनफॉल पर डिपेंड होते थे, मानसून पर डिपेंड होते थे, तो कभी कभी एनुअल रेनफॉल बहुत कम होता था, या मानसून का कंडीशन होता था कि कहीं बहुत जल्दी आ जाना या बहुत लेट हो जाना, और बीच में जो है इरिगेशन का साधन न होने से या बरसात न होने से क्या है कि फेल्योर हो जाते थे क्रॉप। तो गवर्नमेंट ने किसानों को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिसिटी देना प्रोवाइड कराना प्रारंभ किया, जिससे कि उनके ट्यूबवेल को जो है इरिगेशन के साधन के लिए बनाया जा सके। इसके बाद इसे स्पेशल बुलेटिन्स, वेदर बुलेटिन्स दिए जाते हैं किसानों के फसल के लिए, चाहे वो रेडियो के माध्यम से या जो है टेलीविज़न के माध्यम से स्पेशल वेदर बुलेटिन्स दिए जाते हैं, जिससे कि जो किसान है वो अवेयर हो सके और अपने फसल को उस वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अपने फसल को बोए और मेंटेनेंस उसका रखे। इसके लिए जो है स्पेशल बुलेटिन जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा एनुअल इंश्योरेंस अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा जैसे प्रोडक्शन हो गया, जो भी किसान है अपने फसल को बो करके प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद उसके पास मार्केट नहीं होता था बेचने के लिए, तो क्या है इनफॉर्मल सेक्टर पर मार्केट न होने के कारण इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो है चीपर रेट में इसकी फसल को खरीद लिया करते थे किसान के, और उसे जो है उसका फ़ायदा उठा करके हायर रेट पे उसको बेच लेते थे। उसका जो है प्रॉफिट कहीं कहीं जो है वो किसान को न मिल करके जो उसका मीडिएटर उसको मिल जाता था। तो इस प्रॉब्लम को जो है दूर करने के लिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो है अनाउंसमेंट होने लगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अनाउंसमेंट होने लगा। उससे क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंसमेंट होने से गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो है ये क्रॉप जो है खरीद लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग क्षेत्रों में आड़त बना करके जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम FCI के द्वारा, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के द्वारा उसे कलेक्ट कर लिया जाता था, और जो है उनके उस अपने क्रॉप के लिए जो किसान थे उनको जो है उसका अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अकॉर्डिंग उनका जो है रेट उनको प्रोवाइड करा दिया जाता था। तो इस तरह स्टूडेंट आज के वीडियो में ही इतना ही, आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को और भी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। आप इसी तरीके से पढ़ते रहें, क्रमवार पढ़ते रहें, नोट्स बनाते चलें, और नोट्स में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मिनिमम 5 पॉइंट्स देने हैं, आप तैयार करके 8, 10, 12 रखिए, उसमें से मिनिमम 5 देना पड़ता है। तो आप उसमें 5 की जगह 6, 7 भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें से बेस्ट जो है वो ठीक होगा, ग्रांग न हो, जो 6 दें 7 दें, वो 6, 7 पूरी तरह से एक्चुअल हो, सही हो, टू दी पॉइंट आंसर हो, उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करिएगा एग्जाम में। इसके अलावा जो है वेरी शॉर्ट आंसर और MCQ टाइप के क्वेश्चन को भी कलेक्ट करते जाइए। आने वाले एग्जाम्स में किस तरीके का बोर्ड जो है सिलेबस प्रोवाइड कराता है, या जो है किस तरीके का जो है बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पैटर्न प्रोवाइड कराता है उसके देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले से प्रिपरेशन हम करते रहें। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।